जदीद अकेडमी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा आज का टॉपिक है वेव मोशन। जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, वेव्स हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं, क्योंकि ये हमारी दूर दूर तक इंफॉर्मेशन और एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं। यानी कि आप वेव्स के ज़रिए अपनी इंफॉर्मेशन को, जो हम किसी की बात सुनते हैं रेडियो पे या टेलीविज़न पे या फ़ोन पे, तो ये हम वेव्स के ज़रिए ही होती है। इसके अलावा वेव्स की मदद से ही एनर्जी हम तक पहुंचती है। जिस तरह सूरज की एनर्जी वो हीट वेव्स की वजह से पहुंचती है हम तक। और इन वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए किसी भी सोर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, कोई सोर्स होगा तो ये वेव्स प्रोड्यूस होंगी। और ये वेव्स किसी भी सोर्स की वाइब्रेशन की वजह से या उसकी ऑसिलेशन की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। मैं आज के टॉपिक में आपको इन वेव्स की प्रोडक्शन और प्रोपोगेशन के बारे में बताऊंगी। यानी कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए ये एक्सप्लेन करूंगी कि ये वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं और फिर कैसे एक जगह से दूसरी जगह प्रोपोगेट होती हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। और अगर कोई चीज़ इनके रास्ते में पड़ी हो तो उसके ऊपर उसका क्या असर होता है। सबसे पहले मैं एक आपके सामने मिसाल लूँगी एक वाटर टैंक की। ठीक है, एक वाटर टैंक अगर हम सपोज करें, एक वाटर टैंक है। अब उसमें उसके एक सिरे पे हम एक पेंसिल डिप कर दें वर्टिकली। ठीक है, यानी कि सीधी उसमें एक पेंसिल डिप करें और फिर इस पेंसिल को मूव करें आहिस्ता आहिस्ता। तो क्या होगा कि इसमें रिपल्स प्रोड्यूस होंगी और ये रिपल्स जो है वो वाटर वेव्स का बायस बनेगी। और वाटर वेव्स जब ट्रैवल करती हैं ठीक है, यानी कि इस पेंसिल के डिप करने से ये वाटर वेव्स जो है इसमें प्रोड्यूस हुई हैं। अब हम देखते हैं कि अगर आप कोई एक कॉर्क या कोई भी कागज़ का टुकड़ा आप उसके पानी में एक किनारे पे रख दें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक कॉर्क रखें, जब वाटर वेव्स प्रोड्यूस होंगी तो क्या होगा, ये कॉर्क जो है अपनी जगह पे वाइब्रेट करेगा, लेकिन ये अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। ठीक है, यानी कि अपनी उसी जगह पे रहेगा और अपनी मीन पोजीशन पे उससे ऊपर नीचे वाइब्रेट होता रहेगा। उसका नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो होगा। ठीक है, यानी कि कॉर्क जो है वो वाइब्रेटरी मोशन को रिपीट करता है अपनी मीन पोजीशन के गिर्द। वेव्स प्रोड्यूस किस वजह से हुई थी? पेंसिल के को बार बार ऊपर नीचे मूव करने की वजह से। ठीक है, और इस मूवमेंट ने पानी की सतह में इर्ताश पैदा कर दिया, यानी कि वेव्स पैदा कर दी। और ये वेव्स जो हैं वो फिर ट्रैवल करती गई उस सोर्स से जहाँ से आपने, यानी कि ओरिजिन से मूव करती हैं और वो फिर ट्रैवल करती हैं आगे किनारे की तरफ। ठीक है, और अगर कोई चीज़ उसके ऊपर पानी पर रख दी जाए हल्की सी, कि वो उसमें डिप ना हो बल्कि उसकी सतह पर रहे, तो वो क्या करेगी, वो अपनी जगह नहीं छोड़ेगी, उसी जगह पे ऊपर नीचे वाइब्रेट करना शुरू करेगी। और यानी कि उसकी वाइब्रेटरी मोशन जो है वो क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होगी, क्योंकि वो अपनी मेन पोजीशन पे ही रहते हुए ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रही है। अब वाटर वेव्स को समझने के लिए मैं आपको के सामने एक वाटर टैंक की मिसाल पेश करूँगी। अगर आप उसके एक सिरे पे एक पेंसिल को डिप कर दें वर्टिकली, ठीक है, और उसको फिर वाइब्रेट करें, उससे क्या होगा, इसमें रिपल्स प्रोड्यूस होंगी। ये रिपल्स वाटर वेव्स प्रोड्यूस करने का बायस बनेंगी और ये वाटर वेव्स जो हैं ओरिजिन से अवे मूव करेंगी। अब अपनी मूवमेंट के दौरान क्या करेंगी कि ये अगर कोई एक कॉर्क आप इसके ऊपर रख दें कुछ फासले पर, जो पानी के ऊपर तैर रहा हो, तो क्या जब ये वेव्स प्रोड्यूस होती हैं तो ये कॉर्क जो है अपनी मेन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। वेव्स जो है ओरिजिन से प्रोड्यूस होती हैं और ऑनवर्ड मूव करती हैं, यानी कि अब जब इस कॉर्क तक पहुंचती हैं तो ये सिर्फ इसको वाइब्रेट करती हैं और उसे आगे मूव कर देती हैं, यानी कि इसका कॉर्क का नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है और ये अपनी मेन पोजीशन के गिर्द ही वाइब्रेट करता है। ठीक है, वेव्स मोशन को मज़ीद समझने के लिए हम एक दूसरी मिसाल लेते हैं
जिसमें हम एक रोप लेंगे, जिसको एक सिरा हम किसी भी सपोर्ट के साथ, किसी हुक के साथ बांध दें और दूसरे सिरे को आप हाथ में पकड़ लें और उसके ऊपर किसी कोई मार्कर से या पेन से कोई एक निशान लगा दें, उसको पॉइंट P मार्क कर दें। अब आप इस तरह से एक सिरे को बांध कर दूसरे सिरे को हाथ से पकड़ के बिल्कुल इसको सीधा कर लें पहले। अब इसको जब आप हाथ को हल्का सा मूव करेंगे तो क्या होगा कि इसमें रोप में डिस्टर्बेंस पैदा होगी और ये डिस्टर्बेंस जो है वो वेव्स की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेगी जब आप हाथ को रेगुलरली ऊपर नीचे फ्लिप करेंगे, यानी कि ऊपर नीचे हरकत देंगे। ठीक है, और उससे क्या होगा, पॉइंट P को आप ऑब्ज़र्व करें तो उसकी वो भी मूव करेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन मूवमेंट की रोप की डायरेक्शन के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी। ठीक है ना, जो वेव्स होती हैं वो इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होंगी और जो पॉइंट P है उसकी डायरेक्शन जो है उनकी वेव्स के अपोजिट, यानी कि उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो मूव कर रहा होगा। ठीक है, ये जिस तरह आपने देखा कि जब ये वेव्स ऊपर की तरफ मूव की तो ये पॉइंट P नीचे की तरफ इसकी डायरेक्शन हो गई। ठीक है, और ये इस तरह से इसकी मूवमेंट इसकी मूवमेंट आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि रोप की मूवमेंट कैसी है और पॉइंट P की मूवमेंट जो है वो किस डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी वेव्स की प्रॉपर डेफिनेशन क्या करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। स्टूडेंट्स, इन एक्टिविटीज़ की मदद से हम वेव की डेफिनेशन इस तरह से करेंगे। ए वेव इज़ डिस्टर्बेंस। Disturbance in medium which causes the particles of the medium to vibrate about their mean position in regular intervals of time। यानी कि वेव क्या है, ए वेव इज़ डिस्टर्बेंस इन मीडियम which causes the particles of the medium to vibrate about their mean position in regular intervals of time। वेव दरअसल क्या है कि मीडियम में एक किसी भी रास्ते जिस भी मीडियम में वो प्रोपोगेट हो रही हैं, यानी कि जिस भी रास्ते से वो गुजर रही हैं, तो वहाँ पे वो डिस्टर्बेंस पैदा करती हैं, जिसकी वजह से जो उस मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो अपनी मीन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि रेगुलरली जितनी देर तक वेव्स गुजरती रहती हैं वो अपनी मीन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करते रहते हैं। अब हम टाइप्स को स्टडी करेंगे कि वेव्स की कितनी टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेव्स, एक है मैकेनिकल वेव्स और एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या है, मैकेनिकल वेव्स और दूसरी कौन सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स कौन सी होंगी, वो वेव्स जिनको प्रोपगेशन के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो हैं जिनको प्रोपगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल्स में कौन कौन सी आती हैं, साउंड वेव्स, लाइट वेव्स और इसके अलावा वेव्स प्रोड्यूस इन स्ट्रिंग और स्प्रिंग। ठीक है, यानी कि हमारी जो जिस तरह सूरज है उस पर बहुत ज़्यादा धमाके हो रहे हैं लेकिन उनको आवाज़ हमारे तक नहीं पहुंच सकती, इसलिए क्योंकि ज़मीन और सूरज के दरमियान स्पेस है, यानी कि कोई मीडियम मौजूद नहीं है, लिहाजा उनको वो हमारे तक पहुंच ही नहीं सकती। ठीक है, और
स्ट्रिंग भी उसी वक्त, स्ट्रिंग वेव्स भी उस वक्त पैदा होंगी जब कोई आपके पास कोई स्ट्रिंग होगी, कोई रस्सी होगी। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमारे पास रेडियो वेव्स हैं, यानी कि जो हम मुख्तलिफ साउंड सुनते हैं, या इसमें हमारे पास आ जाती हैं रेडियो वेव्स। टेलीविज़न की जो वेव्स हैं वो एक्सरेज, हीट एंड लाइट वेव्स, ठीक है। यानी कि जब हम फ़ोन पे किसी की आवाज़ सुन रहे हैं या हम टेलीविज़न पे कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, तो वो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से ही है। उनको हमारे तक पहुंचने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। सेटेलाइट के ज़रिए आजकल हम मुख्तलिफ मुल्कों के प्रोग्राम देखे जा रहे हैं, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से है। इस तरह सूरज से हम तक रोशनी जो पहुंच रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से ही है। हालांकि ज़मीन और सूरज के दरमियान कोई मीडियम तो नहीं है, लेकिन रोशनी फिर भी हम तक पहुंच रही है। उसमें जो धमाके हो रहे हैं उसकी आवाज़ नहीं आ रही, बल्कि सिर्फ रोशनी आ रही है। उम्मीद है आपको ये मेरा टॉपिक आज का समझ आ गया होगा।